नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटिव 30 चैनल में स्वागत है। हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाग 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, जिसको यूटी यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। उन सब के बारे में भाग 8 में क्या है उल्लेख है। इसके पूर्व आप सभी ने 3 वीडियो में संविधान के आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 238 तक का आपने सभी ने अध्ययन कर लिया है और भाग 1 से लेकर के 7 समाप्त हो चुका है। अब हम सभी भाग 8 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आर्टिकल 239 से शुरू हो रहा है। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं या संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। तो 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। 239 क में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों, मंत्रि परिषदों या दोनों के सृजन के संबंधित क्या है उल्लेख आपको मिलते हैं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्रि परिषद या दोनों के सृजन के संबंध में है। तो जैसा कि पुडुचेरी, जो कि 3 राज्यों में विस्तारित है, आपको पता होना चाहिए, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, 3 राज्यों में फैला हुआ क्या है पुडुचेरी। और नई दिल्ली, एक दिल्ली जो विधानसभा है आपकी, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वहां पर जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी मुख्यमंत्री होते हैं और उपराज्यपाल होते हैं और वहां पर भी जो है मंत्रि परिषद होता है। तो यह जो 339 का है दिल्ली और पुडुचेरी के लिए विशेष है। 239 क में दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध किए गए हैं। 239 क में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उपबंध के बारे में है। कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेशों में। 239 ख में क्या, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश, जिस तरीके से आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत क्या कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल माननीय राज्यपाल जो है 213 के तहत राज्यों में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 239 बी के तहत, ख के तहत क्या कर सकते हैं, वहां पर जो प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वह अध्यादेश क्या कर सकते हैं, प्रख्यापित कर सकते हैं। 240 में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति, कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर राज्यपाल के पास शक्ति है, कोई विनिमय कानून बना सकते हैं। 240 41 में क्या गया, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की जा रही है 241 में। और 242 क्या है, निरसित है, समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से आपने देखा कि 238 से लेकर के 239 से लेकर के 239 से लेकर के 242 तक, 239 से 242 तक क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। और ये भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। कितने, भाग 8 के अंतर्गत आते हैं, विशेष रूप से जो संघ शासित प्रदेश है वहां के बारे में। जो भाग 9 आता है अब आपका, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अनुच्छेद शुरू होते हैं। तो भाग 9 देखिए आप, भाग 9 क्या है, पंचायत है। अभी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न होने हैं, तो यह चीज बहुत ही मुद्दे हाईलाइट है इस समय और परिचर्चा में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 243 में क्या है, पंचायतों की परिभाषा। 243 243 में क्या है, पंचायत की परिभाषा। अब 243 क ख ग घ शुरू होंगे। क में क्या है, ग्राम सभा। ख में पंचायतों का गठन। ग में पंचायतों की संरचना। घ में स्थानों का आरक्षण। अंग में पंचायतों की अवधि। तो आपने क ख ग घ अंग पढ़ा होगा, उसी क ख ग घ अंग को याद करना है। देखिए 243 में तो परिभाषा पंचायत की, लेकिन 43 क में क्या है, ग्राम सभा के बारे में उल्लेख है। और ख में किसका उल्लेख है, पंचायतों के गठन कैसे होगा। ग में उसकी संरचना कैसी होगी पंचायत की। घ में स्थानों के रिजर्वेशन कैसे होगा। अंग में पंचायत की समयावधि कितनी होगी। च में क्या, सदस्यों के लिए निर्भरताएं, कौन कौन सी ऐसे अर्हताएं हैं कि पंचायत सदस्य बनने के लिए। 6 में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 6 में क्या है, पंचायत की क्या शक्ति है, अधिकार और प्राधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में जो उल्लेख किया गया है 243 6 में। ठीक है, अब हम सभी अनुच्छेद देख रहे हैं 243 ज के बारे में, पंचायत कर अधिरूपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। तो पंचायत क्या सकती है, कर भी अधिरूपित कर सकती है अपने क्षेत्र विशेष की क्षेत्र में, जहां पर उसकी जो है उसकी सीमा है, उसका अधिकार क्षेत्र है। झ में क्या है, वित्त आयोग के बारे में है। झ क्या है, वित्त आयोग के बारे में है पंचायतों के। यह है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट के संबंध में। यह ट क्या है, पंचायतों के निर्वाचन संबंधित है। ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, जो संघ राज्य क्षेत्र है केंद्र शासित, वहां पर। अंग, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू, कुछ क्षेत्रों पर
पंचायत के जो विशेष प्रावधान वे लागू नहीं होते हैं, किसके तहत? अंगा के तहत, ड के तहत। किसके तहत? ड के तहत। ढ के तहत क्या? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। अड़ क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, वर्जित किया गया है न्यायालय को निर्वाचन संबंधी किसी मामले के लिए 243 ड़ के तहत। ये तो रही क्या? पंचायतों की जो है विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों में क्या उल्लेख है। 243 क से शुरू होकर के ड़, क ड़ याद करिए, क और ड़ पे समाप्त हो जाता है क्या? पंचायतें समाप्त हो जाती हैं। अब 9 ख नगर पालिकाएं, भाग 9 क नगर पालिकाओं के बारे में देखिए आप। फिर क्या? 243 त में आपने क से लेकर ड़ तक तो देखा था भाग 9 में, जो कि पंचायतें थी। भाग 9 क नगर पालिकाएं हैं। तो 243 त में क्या है? परिभाषा। थ में नगर पालिकाओं का गठन के बारे में है। द में उसकी नगर पालिकाओं की संरचना। ध में वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। न स्थानों का आरक्षण है। प नगर पालिकाओं की अवधि कितनी है। फ सदस्यों के लिए क्या अर्हताएं हैं। ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में उल्लेख है। भ में क्या है? नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरूपित करने की शक्ति और उनकी विधियां। ठीक है, भ में क्या है? कर लगाने की नगर पालिकाओं को विशेष रूप से आप जो है उपबंध देखते हैं। अब देखिए भ में क्या था? आपने देखा था कि नगर पालिकाओं को कर लगाने, किसमें? भ में। म में क्या है? वित्त आयोग। वहां पे आपने क्या देखा था? झ में, यहाँ पे म में। तो झाम याद रखिए, झाम शब्द में क्या है? वित्त आयोग से संबंधित है, झ और म। कई बार एग्जाम में आया है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग की गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो 243 झ में, 243 झ में। और नगर पालिकाओं के लिए 243 म में। यह क्या है? नगर पालिकाओं की लेखाओं की ऑडिट के संबंध में है। यह में फिर यह से क ख ग घ छ तक चलता है। ठीक है, क में क्या? नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात कर रहा है। ख में संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। ग में जिला नियोजन, जिला योजन के लिए समिति बनाना है, महानगर योजना समिति बनानी है। और विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं का बना रहना। छ के तहत, छ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए आप लोग बार बार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाग 9 ख के संबंध में। भाग 9 ख में आप देख रहे हैं य और ज में परिभाषा दी गई है किसकी? सहकारी समितियों की। और झ, य और ट में क्या है? झ में सरकारी समितियों के निगमन के संबंधित है। इ में बोर्ड के सदस्यों, उनके पदधारकों की संख्या और पदावधि। और ट में क्या? बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन के संबंधित क्या है? प्रावधान है। सब किस आर्टिकल के तहत? 243 के तहत ये सब चीजें आप देख रहे हैं। अब कुछ अनुच्छेद और बचे हैं। 243 ठ, यह ठ कोई बोर्ड दमन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। बोर्ड का दमन किस प्रकार हो सकता है? निलंबन और अंतरिम प्रबंधन के बारे में यह और ठ में है। 243 यह अंगा में क्या है? ड में क्या है? सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा के संबंध में है। सहकारी समिति का लेखा परीक्षा, सामान्य बैठक आयोजित करना ढ में। अड़ में क्या है? सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। त में विवरणी है। और थ में अपराध और शास्तियां हैं। और द में क्या है? बहुराज्यिक सहकारी समितियों को लागू होना। ध में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्रों को लागू होना। न में क्या है? विद्यमान विधि द्वारा जारी रहना। इस तरीके से आप देखिएगा, इसको एक बार नजर देखिएगा। अब आ जाता है भाग 10। क्या आता है? भाग 10 आता है किसके? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, उसके संबंध में प्रावधान कहाँ मिलता है? भाग संविधान के भाग 10 में आर्टिकल नंबर 243 और 243 क। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख कहाँ है? 244 में। 244 क में क्या? असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाली एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए राज्य विधानमंडल या मंत्रि परिषद या दोनों का सृजन करने का प्रावधान किया गया किस आर्टिकल 244 के तहत। अब आता है भाग 11। भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको भाग 11 में मिलता है। और संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में तो अध्याय 1 में क्या? विधायी संबंध के बारे में दिया गया। विधायी शक्तियों का वितरण कैसे होता है, ध्यान दें। 245 में क्या है? भाग 11 245 से शुरू होता है। भाग आपने अभी देखा 10, जो कि 244 का है मात्र। 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद द्वारा जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो है विधियां बनाई गई हैं उसका विस्तार करना है 245 में। 246 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु क्या है। 246 का में जीएसटी के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध किसको है? संसद की शक्ति है। 28 में क्या? अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख है 248
48 में 248, 245, 246, 246 का 247, ठीक है। तो जीएसटी बारे में उल्लेख कहाँ पे 246 क में है, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 228 के अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है, और 239 ध्यान दें इसको, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद को यह शक्ति है कि राष्ट्र के हित में कोई भी कानून बना सकती है। राज्य सूची की 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों के संबंध में राज्य ही नियम कानून बना सकते हैं, और केंद्र की सूची में केंद्र ही बना सकता है, किंतु जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों ही बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष उपबंध है 249 में कि राज्य सूची के विषय में केंद्र क्या राष्ट्र हित में जो है ये संसद को अधिकार है कि कोई भी विधि या कानून बना सकती है। 250 में यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का अगर किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई उस समय कोई विधि या कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, भारतीय संसद को होगा। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249, 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के संबंध में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। 252 में क्या, 2 या 2 से अधिक राज्यों को उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है 243 अंतर्राष्ट्रीय कगारों को प्रभावी करने के लिए यह विधान किया गया है, किसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं तो 253 के तहत क्या किया जाता है, उसको प्रभावी करने के लिए भारत में ये चीज 243 आर्टिकल के तहत होती है। 254 क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधियां राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति हो के बारे में जो है उल्लेख किया गया 254 में। 255 क्या, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानने के बारे में उल्लेख किया गया 255 में, ठीक है। अध्याय 2 हो जाता है प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, साधारण। 256 राज्यों की और जो है संघ की बाध्यता, राज्यों और संघ की क्या है, बाध्यता के संबंध में प्रशासनिक जो संबंध की बात होती है। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में क्या है, राज्यों का नियंत्रण के बारे में कर निश्चित कर दिया गया। 58 में क्या है, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति के बारे में उल्लेख है। 258 का में क्या है, संघ की कृत सौंपने की राज्यों की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 259 निरसित हो चुका है। 260 के भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता के बारे में, भारत के बाहर के जो राज्य क्षेत्र है उस पर किसकी अधिकारिता है, संघ की है। 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां, ठीक है, जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, अभिलेख होते हैं और न्यायिक कार्रवाइयां होती है 261 के तहत होंगी। अब आ जाता है जल संबंधी विवाद 262 अनुच्छेद 262 में आप देखेंगे नदियां और नदी दोनों से संबंधित जल जो विवाद होते हैं उनके संबंध में न्याय निर्णय के बारे में उल्लेख किया गया 262 में। तो नदी जल विवाद या नदी बंटवारा के संबंध में 263 में क्या है, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है 263 में, ठीक है। अब आप भाग 12 देखेंगे, भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय, वाद, ठीक है, 4 चीजें हैं, वित्त भी है, संपत्ति भी है, समुदाय भी है और वाद भी है। तो अध्याय 1 में हम क्या देखेंगे, सर्वप्रथम वित्त देखेंगे साधारण। तो 264 क्या है, निर्वचन के संबंध में है। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना है, बिना विधि के कानून के पास कराए या कानून के अध्यादेश के क्या कर सकते हैं आप, कोई भी कर अधिरोपित नहीं कर सकते हैं भारत के नागरिकों पर, ऐसा भारत का संविधान कहता है। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में उल्लेख है। 269 क्या है, संचित निधि के बारे में 66 और आकस्मिक निधि के बारे में 267 के बारे में क्या है, उल्लेख किया गया है। आकस्मिक निधि कई बार क्वेश्चन आया कि भारत का आकस्मिक निधि के बारे में कहाँ उल्लेख है, 267 और संचित निधि के बारे में 266 संचित निधि, 267 जो है आकस्मिक निधि के बारे में, बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच राजस्वों का वितरण, किसके, राजस्व, रेवेन्यू, पैसे की बात हो रही है। 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, संघ तो लगाए, केंद्र लगाएगा, वसूलेगा राज्य, फिर जो है उसको राज्यों को कैसे दिया जाएगा संबंधित प्रावधान है 268 में। 68 का निरसित हो चुका है। अब 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, संघ ही लगाता भी है, टैक्स भी करता है, लेकिन राज्यों को वापस दे देता है। 39 में क्या, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम के में जीएसटी
का उद्ग्रहण और संग्रहण के बारे में उल्लेख है 69 क में। 70 में क्या है, 270 में उद्ग्रहित कर और उनकी संघ तथा राज्यों के बीच क्या है, वितरण की बात कर रहा है। 261 क्या है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए क्या है, अधिकार की बात करता है। कुछ शुल्कों तथा करों पर संघ के प्रयोजन के लिए क्या, अधिभार, टैक्स लगाने की बात करता है। 272 निरसित हो चुका है। 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की श्रृंखला शुरू होती है कि इस पर शुल्क लगाने की वजह इसको अनुदान दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। 264 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। ऐसा कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, जो राज्य के हितबद्ध हो, ठीक है, प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। 275 क्या है, कुछ राज्यों में संघ से अनुदान के संबंध में उल्लेख किया गया है। 275 अब आप देख रहे हैं कि 276 क्या है, 276 के संबंध में है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर क्या करना है, टैक्स लगा सकता है। 277 क्या है, व्यवृत्ति है। 1878 कैंसिल। 79 युद्ध आगम आदि की गणना करना और 279 का में जीएसटी परिषद की स्थापना के संबंध में है। और 280 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्त आयोग के बारे में। इसके बारे में, वित्त आयोग। अभी तक आप भाग 11 के पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। 281 क्या, विधेयक की सिफारिशों के संबंध में उल्लेख है, जो कि वित्त विधेयक समय समय पर जो भी अपनी सिफारिशें देता है उस पर क्रियान्वयन किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या बेटर है, उसके समय क्या होती है, सिफारिशें वित्त आयोग देता है कि बाद ये सब चीजें की जाती हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग प्रकीर्ण वित्तीय प्रबंध के बारे में है। तो संघ या राज्य क्षेत्र अपने राजस्व के लिए आने वाले तथ्य, ठीक है। 283 में क्या है, संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की क्या अभिरक्षा की जाती है। लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां व अन्य धनराशियां भी अभिरक्षा में रहती हैं। 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से क्या देना है, छूट देना है। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में, निर्बंधन के बारे में है। कितने, 268 में। 268 में 287 क्या है, विद्युत पर करों से छूट है। 288 क्या है, जल या विद्युत क्षेत्र में के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान और कुछ दशाओं में छूट के संबंध में उल्लेख है। 289 क्या है, राज्यों की संचित निधि और आय को संघ के कराधान से क्या करना है, छूट प्रदान करना है। तो आप एक तरीके से फिर से बार बार रिवीजन कर लेंगे। 282, 23, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 के बारे में कई सारे उल्लेख किए गए, इसको आप लोग एक सरसरी निगाह जरूर देख लें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 286 क्या है, जीएसटी के बारे में है। और 287 विद्युतों पर जो टैक्स लग रहा है उसको छूट दिया जाए। 288 जल और विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में क्या छूट दी सकती है, राज्य विशेष के ऊपर निर्भर है। राज्यों की संपत्ति और अन्य संघ के कराधान से क्या है, छूट की बात की गई है 289 में। 290 में कुल व्ययों और पेंशनों के मध्य संबंधों में समायोजन की बात कही गई है 290 में। 290 का क्या है, कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय के समय 291 क्या है, निरसित है। और अध्याय 2 इसमें क्या होता है, उधार लेने के बारे में बता रहा है। उधार लेना क्या होता है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अगर भारत सरकार उधार लेती है तो 392 तक लेती है, और अगर राज्यों द्वारा उधार लिया जाए तो 93, पहले केंद्र फिर राज्य लेगा 92, 93, ठीक है। अब अध्याय 3 है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। 294 कह रहा है कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकारी। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार के संबंध में है। 296 राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रभुत संपत्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है, जो है। 297 क्या है, राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संपत्ति स्रोतों का संघ में होना चाहिए। 298 में क्या है, व्यापारी करने के लिए क्या कर सकती, व्यापार करने की शक्ति कहाँ पे है, आर्टिकल 298 में, 298 में इसका उल्लेख किया गया है।
अब आप देख रहे हैं 298 में क्या है, व्यापार करने की शक्ति के बारे में है, 299 के संविधाएं हैं और 300 वाद और कार्यकारिणी के बारे में उल्लेख किया गया है। हो सकता है कुछ बोलने में मिसप्रिंट हो, बट आप स्क्रीन देखते रहिएगा। कुछ बोलने में दिक्कतें हो, कंफ्यूजन हो सकता है मे बी, बट जो है जो प्रिंटिंग है वो चीज आप देखिए, वो सही चीजें हैं। ठीक है। अध्याय 4 का संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती है। भाग 13 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।